अच्छा चैप्टर करने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी। बहुत ही इजी चैप्टर है। कुछ लोग बोलते हैं मैम फिजिक्स समझ में नहीं आती, सर के ऊपर से चले जाती है, तो डोंट वरी, आज आपको ये चैप्टर इतने अच्छे से समझ में आने वाले हैं कि लाइफ टाइम तक आपके दिमाग से नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, वर्क एंड एनर्जी। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर का जैसे नाम ही है वर्क एंड एनर्जी, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज वर्क। तो देखिए वर्क का अगर आप हिंदी में अर्थ समझे तो काम, कार्य। जैसे अभी आई एम सिटिंग इन माई होम, मैं मेरे घर पर बैठी हूँ और मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए शूट कर रही हूँ, तो आराम से 1-1.5-2 घंटा तक मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं बोलूंगी यहाँ पर। तो अगर कोई इंसान मुझे बाहर से बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या बोलेगा, यस मैम काम तो कर रही हैं, मैम 1-1.5-2 घंटे से लगी हुई है, बोल रही है, एनर्जी भी लग रहा है, मेहनत तो हो रहा है। तो उस इंसान के नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो मैं काम कर रही हूँ। लेकिन क्या साइंस के नजरिए से, अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस में भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या मैं काम कर रही हूँ? बताइए जरा, जवाब दीजिए। तो बेटा आंसर होगा नो, क्योंकि फिजिक्स में हमारे वर्क की परिभाषा, डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो आज हम जिस वर्क को समझेंगे वो होगा हमारा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, कि फिजिक्स के अनुसार हमारा वर्क क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स कहता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो या किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स अगर उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है तभी हम क्या कहेंगे, वर्क डन हुआ है। ओके, अगेन सुनिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, देन हम क्या बोलेंगे कि हमारा वर्क डन हुआ है ऑन एन ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जांपल देखिए भाई, यहाँ पर हमारे पास भाई साहब हैं, ये चिंटू भाई साहब हमारे ए। अब चिंटू भाई साहब ने क्या करा, चिंटू भाई साहब ने इस बॉक्स को पुश करा एंड पुश करने के बाद बॉक्स हमारा यहाँ पर पहुंच गया। ओके, तो चिंटू भाई साहब ने फोर्स लगाया मान लो 5 न्यूटन का, एंड 5 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद बॉक्स 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, चिंटू के द्वारा बॉक्स पर वर्क डन हुआ। ओके, तो इस वाले केस में वर्क डन होगा। अब नीचे आइए भाई, नीचे ये हमारे दादाजी हैं। अब दादाजी क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली दीवार को पुश कर रहे हैं। अब दादाजी तो बेचारे बेखबर है कि दीवार किससे बनी है भैया, अंबुजा सीमेंट से। तो दादाजी लगे हुए हैं मस्त कि भाई आज तो ये दीवार मैं हिला के रहूंगा। तो दादाजी 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, 200 न्यूटन का फोर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन भाई दादाजी दीवार को हिला नहीं पा रहे। दैट मीन्स फोर्स तो दादाजी लगा रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पर हम बोलेंगे कि दादाजी के द्वारा वर्क डन हुआ है? नो। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं एंड फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी हम क्या बोलेंगे, उस बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। डन बेटा, चलिए ठीक है। तो देखिए जैसे हमारे पास है यहाँ पर एक definition of work done. Work done on an object is defined as the product of magnitude of the force acting on the body and the displacement in the direction of the force. ठीक है, तो जस्ट वर्क डन की वैल्यू कैसे आएगी हमारी, जितना मैग्नीट्यूड का हम फोर्स लगा रहे हैं एंड जितना मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जस्ट उन दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। देन आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वर्क की वैल्यू आ जाएगी। मैग्नीट्यूड का मतलब बेटा वैल्यू ही होता है, जैसे 5 न्यूटन फोर्स तो 5 क्या होगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू। ठीक है, घबराना नहीं है मैग्नीट्यूड शब्द सुन के कि मैम मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क का एक फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, आगे जितने भी न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं भाई इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला है। तो आप क्या करिए, साइड में आपका एक कॉलम बना लीजिए साथ के साथ, एंड वहां पर जितने भी हम फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं सबको अलग से कॉलम में लिखते जाइए, ताकि एंड में जब आप रिवीजन करो तो आपको बहुत इजी हो जाए, आपको पीछे छांट कर ना देखना पड़े बीच बीच में फॉर्मूला। जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं देन आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, एसआई यूनिट क्या है हमारी, जूल है। ठीक है बेटा, एंड एक एसआई यूनिट और है हमारी न्यूटन मीटर। तो ये न्यूटन मीटर कैसे आई है देखिए जरा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट है हमारा। तो देखिए फोर्स का यूनिट क्या होगा भाई, न्यूटन होगा बेटा, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
मीटर। तो यहां से आ गया हमारा न्यूटन मीटर। सो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। यहां पर आपको ऑलरेडी स्लाइड में गिवन है रिलेशन। ओके, चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट लाइन इज द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब वर्क डन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, तो यहां पर डिस्कस करेंगे जरा कौन से केस में वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड कौन से केस में वर्क डन की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। तो देखिए पॉजिटिव कब होगी एंड नेगेटिव कब होगी। तो बेटा जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई करा एंड इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमारा सेम होता है उस केस में जो हमारे वर्क डन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन जब फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, मान लो मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, उस केस में जो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो वर्क डन हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव किस केस में होगा, जब हमारे फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, वहां पर वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। एंड नेगेटिव कब होगा, जब हमारा फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, अपोजिट, उस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कौन से केस में हमारा वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है एंड कौन से केस में हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा। तो देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये जो हमारे चिंटू भाई साहब थे, इन चिंटू भाई साहब ने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया था एंड जो बॉक्स था वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। दैट मीन्स इस केस में हमारा वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन में देखिए बेटा क्या हो सकता है, बहुत अच्छा एग्जांपल नेगेटिव वर्क डन का, अगर आप लोगों ने कभी स्विमिंग करी है देन, तो जब हम स्विमिंग करते हैं, जैसे मान लो आपको उठा के किसी ने तालाब में फेंक दिया नॉट ऐसी कि चल भाई जरा तैर के दिखा। देन अगर आपको तैरना आता है तो आप वहां पर क्या करते हो, देखो आपने क्या करा, पानी में ऐसे आपने पीछे की साइड फोर्स लगाया। फोर्स कहां लगाया आपने, बैक साइड में, पीछे की साइड में हाथों से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, क्या आप पीछे ही जा रहे हो, नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे की तरफ। तैरने के लिए मैंने फोर्स तो पीछे लगाया है लेकिन मेरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है। तो इस केस में भाई फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर हमारा वर्क डन क्या आया बेटा, नेगेटिव आया। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। तो देखिए यहां पर आपको एक पिक्चर दिख रहा है। वैसे बेटा आपके एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सिर्फ यही वाला केस है आपके में वर्क डन पॉजिटिव वाला, जब हमारा वर्क डन पॉजिटिव होता है। आपको 9th क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, आपने कुछ नहीं करना, वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है F.S। ठीक है, ये नीचे जरा एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जस्ट ये कुछ उन लोगों के लिए है जिनके स्कूल में थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहा है तो उनके लिए है। तो देखिए बेटा ये फॉर्मूला कब लगेगा आपका, F D cos थीटा। F क्या है आपका फोर्स है, D क्या है सेम डिस्प्लेसमेंट, एक न्यू टर्म है यहाँ पर आपका cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा क्या है आपका, एंगल है, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आपने कब लगाना है, जब आपका फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम ना हो, देन आप ये फॉर्मूला लगाओगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये जो यहाँ पर हमारे भैया हैं, ये वाले भैया, ये क्या कर रहे हैं भाई, लॉन में आपने देखा होगा अक्सर, अगर आपने इंग्लिश मूवीज वगैरह देखी है तो भाई वो लॉन में ऐसे इंडिया में भी होता है, आप देखेंगे कि ऐसे घास काटने के लिए मशीन होती है जिसमें आप नीचे की तरफ ऐसे आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, नीचे की तरफ। ठीक है, मशीन में तो आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो लेकिन मशीन कहाँ जा रही है, आगे जा रही है। दैट मीन्स फोर्स तो आपने देखो कहां लगाया, ऐसे इस डायरेक्शन में लगाया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं है, फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर सेम नहीं है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वर्क इज इक्वल्स टू F.S नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, वर्क इज इक्वल्स टू F D cos थीटा, और ये cos थीटा क्या होगा, यही वाला आपका एंगल होगा। ठीक है, एंगल तो आपके सिलेबस में अगर वैसे तो नहीं है बेटा, लेकिन अगर इनकेस कभी आ जाए तो ज्यादा कुछ नहीं आएगा,
कॉस थीटा में आपको दे दिया जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें आप फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बता देगा आपको, या तो 0 डिग्री बन रहा है, या फिर आप मान लो 30 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपने वैल्यू रखनी है cos 30 की, cos 45 की, cos 90 की, cos 60 की, ठीक है। तो अब वैल्यूज आपको कहां से याद होगी, तो डोंट वरी, इतनी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है वैल्यूज को याद रखना। वैसे तो आप याद भी रख सकते हैं, अगर आप नेट पे सर्च मारेंगे cos 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू। वरना अगर आपको लगता है मैम थोड़ा मुश्किल है याद रखना, तो आई हैव अ सिंपल ट्रिक फॉर यू। सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, 0 1 2 3 4 नंबरिंग लिख लिया आपने, देन उसके नीचे आपने लिखना है 4, सबके नीचे 4 4 4 एंड 4, ठीक है। अंडर रूट लगाया आपने, अब जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है। जो आपके पास वैल्यू आएगी वो साइन की वैल्यू आएगी, साइन की, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करा, देन आपके पास क्या आया, 0 और 4 को करोगे तो 0 आएगा बेटा। देन यहाँ पे देखो 1/4 को सॉल्व करोगे 1/2, √2/4 को करोगे 1 2, तो यहाँ पर आया आपका 1/√2। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आया, √3/2, यहाँ पर क्या आया आपका 1, ठीक है। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है साइन की वैल्यू आई है, साइन नॉट 30, दिस इज योर साइन 0 डिग्री, ये होगा आपका साइन 30 डिग्री, ये होगा आपका साइन 45 डिग्री, ये होगा आपका साइन 60 डिग्री, एंड दैट इज योर साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये साइन की वैल्यू आ गई। अब आपने जस्ट साइन की वैल्यू को अगर आप उल्टा कर दोगे, देन आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस की वैल्यू आ जाएगी। डन। तो देखिए उल्टा कैसे करना है आपको, कॉस की वैल्यू के लिए जस्ट आपको साइन को क्या करना है, उल्टा करना है। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा करना है। ये जो आपकी टर्म है, ये वाली टर्म, इस वाली टर्म को जस्ट आपने उल्टा करना है। ये यहां पर आ गया आगे, देन ये आ गया √3/2, देन आपका आ गया 1/√2, फिर आ गया आपका ये वाला 1/√2, देन एंड में आता है आपका ये वाला 0, ठीक है। तो ये वैल्यू उल्टी कर दी तो आपके पास cos की वैल्यू आ गई, cos 0, cos 30, cos 45, देन ये आपके पास आ गई cos 60 एंड cos 90। ये वैल्यू आ गई आपको। अगर एग्जाम में आपको वैल्यूज याद नहीं है तो आप इस तरीके से ये टेबल जल्दी 2 मिनट में बना के वैल्यूज आराम से निकाल सकते हो। डन बेटा, ठीक है। तो यही समझना था यहाँ पर हमें। तो वैसे आपके एग्जाम में कोई ऐसा केस नहीं आने वाला अगर आपका स्कूल एनसीईआरटी को फॉलो करता है, देन सिर्फ आपको यही याद रखना है F.S मतलब फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। इन केस अगर आपको एंगल दे दे बीच में तो जस्ट आपने एंगल की वैल्यू याद रखनी है, cos 60, cos 30, cos 90। वैल्यू याद नहीं है, देन मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हो इजी तरीके से। डन बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। तो व्हाट इज एनर्जी बेटा, वेरी सिंपल, वेरी इजी। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब आम भाषा में कहें तो काम करने की जो क्षमता है उसी को हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो अगर मेरे सामने मेरा छोटा भाई बैठा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, हम दोनों की लड़ाई हो रही है, तो मुझे उसे थप्पड़ मारना है, मन कर रहा है मेरा, ऐसे मारना तो नहीं चाहिए, रॉन्ग, बट मन कर रहा है, इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि मुझे थप्पड़ मारना है। थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा, हाथ से उसके गालों में फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन थप्पड़ मारने के लिए हाथ के अंदर भी क्या एक होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। वही एनर्जी से मेरा हाथ क्या होगा, उठेगा और फोर्स लगाएगा, है ना। तो उसी एनर्जी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। फोर्स लगाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, जो फोर्स लगाएगा, उसके अंदर भी क्या होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी इज नथिंग बट द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। थप्पड़ मारने के लिए, फोर्स लगाने के लिए बॉडी में क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। उसी क्षमता को हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यूनिट इज द सेम दैट ऑफ वर्क। तो एनर्जी की यूनिट हमारी वही होती है जो हमारी वर्क की होती है। वर्क की यूनिट क्या थी बेटा हमारी, अभी हमने पढ़ा, जूल, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट एंड वर्क की यूनिट दोनों हमारी सेम होगी, जूल, और 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। डन। नीचे आइए बेटा, समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलोजूल्स इज यूज्ड। देन हम एक लार्जर यूनिट भी यूज करते हैं, किलोजूल। जूल हमारा स्मॉल यूनिट होता है, बहुत
ठीक है, हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, देन हम उसको किलो जूल में मेजर करेंगे एंड 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जब भी हम बेटा न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर ये आपका यूज होगा 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट, एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या होगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम एज जो हमारा वर्क था, वर्क भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आपको अभी एनसीईआरटी में एज एन वर्क की क्वांटिटी नहीं समझाया गया, स्केलर वेक्टर जो भी होता है ना, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जब आप 11th में जाओगे तब आपको वो पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है समझने के लिए कि मैम फोर्स तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गया। तो उसके लिए आपको आगे जाकर 11th में जाकर थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी, जब आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ोगे, देन आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी के लिए आपने सिर्फ ये समझना है वर्क भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है एंड जो एनर्जी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों, बिकॉज डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, चाहे मैं इधर जाऊं, चाहे मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, चाहे मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, फोर्स लगा के वर्क तो हो रहा है ना, दैट मींस डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सेम एज एनर्जी, थप्पड़ चाहे मैं इस तरफ से मारूं अपने भाई को, चाहे मैं इस तरफ से मारूं, एनर्जी तो लग रही है, ऐसा तो नहीं है इस तरफ से मारूंगी तो एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, इस तरफ से मारूंगी तो एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी तो जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतने ही फोर्स से थप्पड़ लगेगा, दैट मींस डायरेक्शन का कोई असर नहीं है यहाँ पर, तो एनर्जी क्या हो गई आपकी, स्केलर क्वांटिटी हो गई। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी हम पढ़कर आए हैं व्हाट इज एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो देखिए वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कई प्रकार की एनर्जी होती है, जैसे आप एग्जांपल में देखिए लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। चैप्टर में बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो देखिए बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी क्या है, ऐसी एनर्जी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाते हैं या फिर उसका शेप या साइज या पोजीशन चेंज करते हैं, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है या फिर आप कह लें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अगेन सुनिए, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है या फिर आप उसके साइज या शेप में, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज लाते हैं, देन ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी, पैदा होगी, वो कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी। एंड मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं आम भाषा में मैकेनिकल एनर्जी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। डन। अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैम, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आते हैं दोनों, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। उससे पहले देखिए बेटा, नीचे आपको एक बात बताई गई है, जो हमारे सन है, सन क्या है हमारे लिए, बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। एंड इसी नेचुरल सोर्स को यूज करके हम बहुत सारे टाइप ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज एज यू नो दैट मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट में तब, बॉडी में तब जनरेट होगी जब वो ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा क्या है, पेन है, अभी भी मैंने इस पेन को जस्ट ऐसे नीचे टेबल पर रख दिया, ठीक है। मान लो मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो अभी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, जब मैं इसको उठाकर फेंक दूंगी, ठीक है। देन इसके अंदर मोशन आया, तो मोशन आया, देन इस पर क्या जनरेट हुई, क्या उत्पन्न हुई इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एन एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जिससे मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में, तो मैंने देखा है कुछ बच्चे होते हैं रैंडम बच्चे,
जिनको नहीं होता क्लास में मैम है कि नहीं है, वो जस्ट ऐसे ही करेंगे, ओए पेन दियो, वहां से दूसरे बच्चे ने क्या करा, ऐसे पेन उठाया और फेंक के ये ले भाई। उनको नहीं मतलब कि पेन उड़कर किसी की आंख में चले गया या कुछ हो गया, कोई इंजरी हो गई, नो, क्लास में पेन उठाया, ओए भाई ये जस्ट उन्होंने क्या करा, थ्रो कर दिया पेन। सो इट इज नॉट अ गुड थिंग। क्लास में थोड़ा सा आप इन सब चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने जब ये पेन उसके पास था, रखा हुआ था, देन उस पेन के अंदर एनर्जी नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब उसने उठाकर फेंक के ऐसे पेन दिया, अब पेन के अंदर क्या आया, मोशन आया, तो पेन में क्या जनरेट हुई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कब आती है, जब उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, मोशन आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, एयरप्लेन फ्लाइंग, जब कोई एयरप्लेन उड़ रहा है तो मोशन में है, दैट मींस तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी जनरेट होगी, काइनेटिक एनर्जी। भाई ये भैया है, नॉट भैया, दीदी जी हैं, ये वुमेन साइकिलिंग, साइकिल चला रही है, ठीक है, चला रही है तो मोशन कर रही है, मोशन में है तो कौन सी एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी। कार चला रहे हैं भैया, यहाँ पर ये जो है बॉल को किक किया इन्होंने, तो पहले बॉल रखी थी, देन क्या था, तब तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जैसे ही इन्होंने किक करा अब बॉल क्या गई, मोशन में चली गई, तो बॉल मोशन में गई, देन कौन सी एनर्जी आई उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो आगे देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने के लिए फॉर्मूला होगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर मेंशन है हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट, वेलोसिटी, डन। चलिए, तो एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी, बिकॉज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही प्रकार है, तो एनर्जी का ही प्रकार है, तो जो यूनिट आपकी एनर्जी की होगी वही क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी की, तो यूनिट क्या होगी बेटा, जूल, डन। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो चलिए बेटा डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हाफ एम वी स्क्वायर, तो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि ये जो आपका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको डिराइव करके दिखाओ, दैट मींस ये फॉर्मूला आपका बना कैसे है, आया कैसे है। तो भाई आपको पूरा सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, जितना भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगेन एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करेंगे। तो देखिए बेटा क्या है, बहुत इजी प्रूफ है, बस आप देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट पे कब आएगी, जब आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, मोशन में लेकर आओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक बॉडी मानी ऑफ मास m, ठीक है। जब आपने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर मान लो ये बॉडी यहाँ पर पहुंच गई या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब आपने फोर्स लगाया इस बॉडी पर, देन वो यहाँ पर पहुंची, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंची है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या माना, s, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हमने s माना। अब यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचा है ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक, तो कुछ टाइम भी लगा होगा, देन हमने टाइम को क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट s एंड टाइम t। अब जब ऑब्जेक्ट मोशन पर आया है, जब आपने फोर्स लगाया है, तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होगी एंड कुछ फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हमने माना u, ठीक है, u, एंड फाइनल वेलोसिटी को हमने बेटा क्या माना, v माना, डन। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला जो काम है हमारे डेरिवेशन में, वो पहला काम हमारा क्या है कि हमें यहाँ पर s की वैल्यू निकालनी है। ये जो हमारा s है डिस्प्लेसमेंट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एंड इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन में आपने 3 इक्वेशन पढ़ी होंगी, ठीक है। उसी मोशन चैप्टर की जो थर्ड वाली इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, उस वाली इक्वेशन को यूज कर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी तीसरी वाली इक्वेशन थी उसको यूज कर रहे हैं, क्या थी बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। थोड़ा सा पेन बेटा काम नहीं कर रहा, चलिए कर लेंगे क्या,
ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये हमारी थर्ड वाली इक्वेशन है। इसको यूज करना है हमें s की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने के लिए। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन में u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। u क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, एंड इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, जब आपने फोर्स लगाया तब मोशन में आया, है ना। तो इनिशियली रेस्ट पर था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी 0। तो इस u की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। तो क्या बचा हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो यहां से इस s की वैल्यू क्या आई भाई, ये वाला जो टर्म है बेटा ये मल्टीप्लाई में है, यहां जाकर डिवाइड होगा। देन s की वैल्यू क्या आई हमारे पास v स्क्वायर बाय 2a। ये जो s की वैल्यू आई है हमारे पास, इसी को हम यूज करेंगे आगे जब हम अपना काइनेटिक एनर्जी का फाइनल जो है एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से s की वैल्यू आ गई। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, आपके पास s की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर जो हमें काम करना है, क्या समझना है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को मूव करा एंड मूव करने पर डिस्प्लेसमेंट भी हुई, दैट मींस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, वर्क डन हुआ, है ना। जब आपने ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, दैट मींस ऑब्जेक्ट में वर्क डन हुआ। तो जस्ट हमें वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब यहां पर हम फोर्स को अगर हम ओपन करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। साथ में यहां पर जो हमारी ये s की वैल्यू थी ये वाली, इसको हम यहां पर इस वाले फॉर्मूले में डालेंगे। तो s की वैल्यू क्या हो गई हमारी v स्क्वायर बाय 2a। देन a से हमारा क्या हो गया, a कैंसिल हो गया। वर्क की वैल्यू क्या आई हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। यही आया ना। क्या बचा हमारे पास, एक तो ये m बचा, एक हमारे पास ये v स्क्वायर बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा है 2 बचा है। तो इस 2 को हम ऐसे बाहर निकाल के लिख सकते हैं हाफ की तरह। हाफ क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 2 है, कुछ नहीं है तो हम आगे 1 मान लेते हैं, 1 और नीचे 2, तो 1/2 बाहर निकाल लिया। तो ऊपर क्या बचा mv स्क्वायर। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर। एज वी नो दैट वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी, वर्क आपका एनर्जी के बराबर होगा। ये आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको भी यहाँ पर याद रखना है वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी उत्पन्न होगी, ऑब्जेक्ट में जब वो मोशन पर आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर वर्क किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपका, जब दोनों इक्वल है तो जो वर्क के लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन आया है वही आपका एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हुआ आपका हाफ mv स्क्वायर। डन भाई, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलिए आगे, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन बाय अ मूविंग बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी मूविंग बॉडी है, अगर आपको उसका नेट वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, तो आपने कुछ नहीं करना। अगर मूविंग बॉडी है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, तो आपने सिर्फ उस मूविंग बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करनी है। देन आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, नेट वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ऐसा नहीं है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे अप्लाई होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम है तो किसी भी टाइप की एनर्जी हो सब में ये एप्लीकेबल होगा। मान लो कोई बॉडी है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, देन उस बॉडी का आपको वर्क डन निकालना है, तो आपने कुछ नहीं करना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देनी है। आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, नेट वर्क डन। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि कोई भी मूविंग बॉडी है, उस बॉडी के अंदर क्या होगा, एनर्जी होगा। तो जस्ट अगर आपको नेट वर्क डन निकालना है तो आपको फाइनल एनर्जी में से किसको माइनस करना होगा, इनिशियल एनर्जी को माइनस करना होगा, और आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। डन। फॉर एन एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है भाई आपका, ठीक है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली भाई यहाँ पर था, जब आपने फोर्स लगाया देन ये यहाँ पर पहुंच गया। इनिशियली इसके अंदर जो एनर्जी थी वो कितनी थी भाई, 10 जूल की थी, ठीक है। जब आपने इस पे फोर्स लगाया देन एनर्जी कितनी हो गई, 20 जूल हो गई। अब आपको क्या निकालना है, नेट वर्क डन निकालना है कि भाई वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन कैसे निकालोगे बेटा, अभी हमने पढ़ा वर्क डन निकालने के लिए, नेट वर्क डन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस करना है।
ठीक है। तो अब आपको नहीं पता कि पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है, बट आपको एनर्जी गिवन है, जस्ट आप फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर दो, आपके पास नेट वर्क डन आ जाएगा। फाइनल क्या होगी आपकी 20 जूल, इनिशियल क्या होगी आपकी 10 जूल। तो 20 माइनस 10 कितना हो गया, ये हो गया भाई आपका 10 जूल। तो भाई नेट वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन बॉडी में कितना हुआ 10 जूल का हुआ है। डन बेटा, यही करना है, ठीक है। तो कहीं पर भी आपसे नेट वर्क डन पूछा जाए, किसी भी टाइप की आपको एनर्जी गिवन हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी है चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, जस्ट आपने क्या करना है फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस करना है एंड आपके पास नेट वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी कब किसी भी बॉडी में आ रही थी, जब बॉडी क्या कर रही थी, मोशन कर रही थी, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में कब स्टोर होगी, जब हम किसी भी बॉडी का या फिर ऑब्जेक्ट का शेप या साइज चेंज करेंगे, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे या फिर पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ देखा होगा बो एंड एरो। भाई जब मैंने ये क्या करा, ऐसे लिया हाथ में, ये धनुष बाण जो होता है भाई राम जी का धनुष बाण, राम जी का तो क्या नहीं ले सकते, धनुष ले लिया एक हाथ में। देन क्या करा, जब मैंने आपने देखा होगा जैसे तीर कमान कोई छोड़ता है, देन उसको पीछे लेकर आते हैं पहले, उसके बाद छोड़ता है ना। तो जब पकड़ के यहाँ से हम उस एरो को, जो वो तीर है भाई, उसको जब हम पीछे लेकर आए, तब हमने क्या चेंज करा उसका, बताइए जरा, पोजीशन चेंज करा। तो जब मैंने उसका पोजीशन चेंज करा तीर का, तो पोजीशन चेंज करने पर उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी। वो कौन सी एनर्जी होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अगेन सेकेंड एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, यार गुलेल बचपन में बहुत देखा होगा आपने, ऐसे आम तोड़ने के लिए यूज करते थे, टांग एक दूसरे को मारते थे ऐसे, है ना, कागज का बॉल बना के गुलेल में रख के, है ना, वही वाला गुलेल। तो देखिए क्या करते थे, बेसिकली मैंने क्या करा भाई, गुलेल में मैंने एक पत्थर ले लिया, अब मुझे आम तोड़ना है। तो भाई आम तोड़ने के लिए मैं क्या करती थी, सबसे पहले वो जो पत्थर मैंने उस गुलेल में लिया है, मैं उसको पीछे की तरफ लेकर आती थी, है ना। तो मैंने क्या करा, उस जो पत्थर था उसको गुलेल में रख के मैं कहाँ लेकर आई, पीछे की तरफ लेके गई। दैट मींस मैंने उसका पोजीशन चेंज करा। तो जब मैंने उसका पोजीशन चेंज करा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है। देन एक एग्जांपल और है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए भाई स्प्रिंग वाला एग्जांपल। यहाँ पर पहले क्या करा, स्प्रिंग को ऐसे पकड़ा, पकड़ने के बाद ऐसे खींच दिया, देन क्या हुआ, उसके अंदर क्या आई, पोजीशन चेंज करी, पकड़कर मैं यहाँ लेकर आई, पोजीशन चेंज हो गई, क्या आई, पोटेंशियल एनर्जी आई। जब मैं छोड़ दूंगी, मूव करेगा, मोशन पर आएगा, देन कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कब जनरेट होगी, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, शेप या साइज चेंज करेंगे या फिर पोजीशन चेंज करेंगे। डन। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। मतलब चैप्टर में हमें पढ़ना है कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, हाइट वाला मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जब उस, ठीक है, ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पर है, देन आप उसको यहाँ पर ले गए सर्टेन हाइट पर ले गए हो, है ना, पोजीशन चेंज करा है, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगा, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो चैप्टर में हमें जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है वो हाइट से रिलेटेड पढ़ना है, कि जब आप ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज कर दोगे देन इसके अंदर कौन सा एनर्जी आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा उस पोटेंशियल एनर्जी का, जो हाइट चेंज करने पर आएगा, किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पर ले जाने पर आएगा, तो फॉर्मूला होगा बेटा mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, mgh से। m इज द मास ऑफ दैट बॉडी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि आप हाइट चेंज कर रहे हो तो ग्रेविटी का रोल है ना, यहाँ पर नीचे की साइड क्या लग रहा है ऑब्जेक्ट में, ग्रेविटी लग रहा है, तो g इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h क्या होगा यहाँ पर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, mgh, ठीक है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पर ले जाते हो। डन। एंड ऐसा यूनिट आपका क्या हो गया, जूल, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही एक प्रकार है। तो भाई जो आपका एनर्जी का यूनिट होगा सेम किसका होगा, पोटेंशियल एनर्जी का, जूल। डन। नाउ चेंज इन एनर्जी, अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, चेंज कैसे निकालते हो आप किसी भी चीज में, फाइनल वाले से इनिशियल वाले को माइनस करते हो, है ना। अगर मैं बोलूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करोगे। इसी तरीके से मैं बोलूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करोगे,
ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, नेट वर्क डन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको बोल दें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पहले इस हाइट पे था, देन आप उसको इस हाइट पर ले गए, नेट वर्क डन बताओ। देन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, नेट वर्क डन कैसे आएगा, कोई भी एनर्जी है फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस कर दो तो नेट वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां पर एक आपका डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, आपको लग रहा होगा थोड़ा सुना सुना है, हाँ जी सेम ऐसा लॉ आपने कहाँ पढ़ा होगा, एटम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ जी, वैसा ही सेम लॉ है आपका कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एंड टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसमिशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ना ही आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट आप एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, एंड टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब पहले जो एनर्जी थी ट्रांसफर करने से पहले और जब आपने ट्रांसफर कर दी उसके बाद एनर्जी क्या होगी आपकी, एकदम सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, डन बेटा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने क्या 10 जूल एनर्जी थी, देन जब आपने ट्रांसफर करा तो सिर्फ 2 जूल एनर्जी बची, नहीं, ट्रांसफर करने के बाद भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका कितना रहेगा, 10 जूल ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफर करने के बाद वो दो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ब्रेक हो जाए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जब आपने ट्रांसफर करा तो वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए हीट एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में, है ना। लेकिन क्या रहेगा, जो आपका देखो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट रहेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। पहले 10 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी मान लो, ठीक है, जब आपने इसको कन्वर्ट करा देन आपके पास क्या आया, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी दोनों का सम क्या होगा आपका, 10 जूल ही होगा, क्योंकि पहले और बाद में बिफोर ट्रांसमिशन एंड आफ्टर ट्रांसमिशन एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। डन। तो बहुत इजी लॉ है, ना ही आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। एंड टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसमिशन हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एंड टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देन बेटा, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, उसी को हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ क्या करेंगे हम, अभी हमने पढ़ा कि थ्रू आउट द सिस्टम जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है, क्योंकि ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी को, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दैट मीन्स वो हमेशा टोटल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए कभी कभी एग्जाम में आ जाता है मैथमेटिकली प्रूफ एंड इंपॉर्टेंट है, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ग्राउंड से h हाइट पर रखा। ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। तो ग्राउंड से भाई इसकी हाइट क्या हो गई, h हो गई, h हाइट पर रखा हमने ग्राउंड से इसको। ठीक है, देन क्या करा, ऑब्जेक्ट को हम h हाइट पर रख दिया एंड यहाँ से छोड़ दिया। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो वो नीचे आएगा, है ना। तो नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, तो देखिए क्या हुआ, जब नीचे आया तो यहाँ पर अगेन ग्राउंड पर पहुंचा। अब डायरेक्ट नीचे आया, तो नीचे आया तो ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है कि जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी हर एक पॉइंट पर। दैट मींस जब बॉल यहाँ पर होगी, चाहे बॉल आपकी यहाँ पर हो चाहे बॉल आपकी यहाँ पर हो, हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी, मतलब सेम होगी। यहाँ पर जो एनर्जी होगी वही एनर्जी टोटल एनर्जी यहाँ पर होगी, वही टोटल एनर्जी यहाँ पर होगी एंड वही टोटल एनर्जी यहाँ पर होगी, इन दोनों पॉइंट्स पर, है ना। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि किसी भी पॉइंट पर आप एनर्जी निकाल लो, टोटल एनर्जी क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, तो इसी को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स पर हम 2 पॉइंट्स पर एनर्जी निकाल के देख लेते हैं। अगर हमारी कांस्टेंट आती है दैट मींस हमारा लॉ क्या है भाई, ठीक है बिल्कुल, है ना। तो देखिए क्या है, मान लीजिए हमने 3 पॉइंट मान लिए, एक हो गया हमारा ये पॉइंट नंबर 1, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2 जब आपकी बॉल एकदम ऊंची पहुंच गई, बीच में नहीं भी हमने यहाँ पर ले लिया।
ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जब बॉल आपकी यहाँ पर है, ठीक है, तो जब बॉल आपकी यहाँ पर आई तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या मान लिया भाई, इसको हमने मान लिया z, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम क्या मान लेंगे, z मान लेंगे, ठीक है बेटा। देखिए जरा, अब आगे हम जरा सॉल्व करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, तीनों पॉइंट पे एनर्जी निकालनी है, एनर्जी एट पॉइंट ए, एनर्जी एट पॉइंट 2 एंड एनर्जी एट पॉइंट 3। अगर ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, सेम होगी। दैट मींस तीनों पॉइंट पर हमारी टोटल एनर्जी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। तो पावर का मीनिंग क्या है? हिंदी में अगर हम समझे तो पावर का मतलब है ताकत। तो किस तरीके से आप पता लगाओगे कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा ताकतवर है या फिर कौन सा व्यक्ति कम ताकतवर है? तो बेसिकली एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक महिला है ए और एक महिला है बी, ठीक है। अब क्या करा, ए ने बनाई भाई 100 रोटियां एंड बी ने कितनी बनाई 120 रोटी। अब मैंने एक बाहर से एक बच्चे को बुलाया है, मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा जरा मुझे बताओ ज्यादा ताकतवर कौन है, ए ज्यादा ताकतवर है या बी ज्यादा ताकतवर है? तो क्या बच्चा सिर्फ वर्क डन देखकर इस बात को बता पाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है? तो आंसर है नो, ठीक है। अगर हमें पावर का पता लगाना है तो वर्क डन के साथ साथ हमें टाइम की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि ए ने ये 100 रोटियां 4 घंटे में बनाई हो और बी ने 120 रोटियां भाई 5 घंटे में बना ली हो, है ना। और ऐसा भी हो सकता है ए ने ये 100 रोटियां भाई 2 घंटे में बना ली हो, बी ने 120 रोटियां 1 घंटे में बना ली हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे जब तक आपको टाइम नहीं पता। तो सिर्फ वर्क डन से आप पावर का पता नहीं लगा सकते। अगर आपको पावर का पता लगाना है तो आपके पास एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। अगर मैं उस व्यक्ति को बता देती कि ए ने ये 100 रोटियां कितने देर में बनाई भाई 2 घंटे में बनाई, ठीक है, एंड बी ने 120 रोटियां कितने टाइम में बनाई भाई 8 घंटे में बनाई, ठीक है। तो जब मैं उसको वर्क डन के साथ टाइम भी बताऊंगी देन वो एग्जैक्ट बता पाएगा कौन ज्यादा पावरफुल है, ए ज्यादा पावरफुल है या फिर बी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो अब मैंने वर्क के साथ टाइम भी बता दिया, देन वो बच्चा मुझे आराम से बता देगा कि मैम ए ज्यादा पावरफुल है, ए ने 2 घंटे में 100 रोटियां बना दी और बी ने तो 8 घंटे में भी सिर्फ 120 रोटी बनाई है ना। दैट मीन्स ये जो वर्क और टाइम का रिलेशन है ये आपको किस चीज की वैल्यू दे रहा है, पावर की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो बेसिकली पावर क्या होगा आपका, पावर का फॉर्मूला आएगा वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क और यू कैन से द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो जब आप वर्क को टाइम से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, देन आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, पावर की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पावर का एक फॉर्मूला और हो जाता है आपका एनर्जी अपॉन में टाइम। कैसे हो जाएगा, वी नो दैट बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है हमने, जितने अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतने ही अमाउंट में वर्क डन होगा। तो जो वर्क डन की वैल्यू होगी वही एनर्जी की वैल्यू होगी। तो वर्क डन की जगह हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला क्या हो गया, एनर्जी अपॉन में टाइम, ठीक है। तो जब वर्क डन गिवन हो देन आपने यही फॉर्मूला लगाना है, एनर्जी गिवन हो तो भी आपने सेम फॉर्मूला लगाना है। डन। चलिए, तो एसआई यूनिट क्या होगा आपका, एसआई यूनिट बेटा होगा हमारा वॉट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हुआ हमारा, वॉट हुआ, एंड 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। ये वाला रिलेशन कहां से आया है हमारा, पावर क्या होता है हमारा, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क को आप किस में मेजर करते हो, जूल में, और टाइम को आप किस में मेजर करते हो, सेकेंड में, ठीक है। तो यहां से हमारा ये वाला रिलेशन आया है। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, वी एक्सप्रेस लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट्स। तो जो हमारे लार्जर रेट ऑफ एनर्जी होते हैं उनको हम मेजर करते हैं किलोवाट्स में, ठीक है। एंड 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो ये जो हमारे रिलेशन है बहुत काम आएंगे। न्यूमेरिकल के टाइम पे मान लो अगर आपको रिलेशन याद नहीं है देन आपकी जो पूरी की पूरी वैल्यू है आंसर की वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी वहां पर, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, एक फॉर्मूला दिया है आपको एवरेज पावर का। एवरेज कैसे निकालोगे, जैसे आप मैथ्स में कैलकुलेशन करते हो सेम वही है, ठीक है। पावर क्या हो गया आपका, वर्क डन अपॉन में टाइम या फिर एनर्जी अपॉन में टाइम। तो एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम या फिर टोटल एनर्जी अपॉन में टोटल टाइम। डन। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, एक एग्जांपल जरा करके देखते हैं। मान लो आपको गिवन है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट में वर्क डन कितना हो रहा है, 1000 जूल का, ठीक है। एंड 1000 जूल का वर्क डन करने में टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, टाइम मान लो आपका कंज्यूम हो रहा है 50 सेकेंड, ठीक है। अब आपसे बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर, पावर की वैल्यू बतानी है आपको। तो जस्ट कुछ नहीं करना आपको, पावर का फॉर्मूला आपने पता है क्या होता है, पावर का फॉर्मूला आपका वर्क डन अपॉन में टाइम,
ओके, तो वर्क डन कितना हो रहा है बेटा 1000 जूल का, और टाइम कितना है 50 सेकेंड। तो जरा देखिए भाई वैल्यू क्या आई आपकी 20, एंड 20 क्या यूनिट क्या होगा भाई वॉट लिख लो चाहे आप, या फिर आप जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हो। दोनों ही वैल्यू आपकी, दोनों ही यूनिट आपकी ठीक है, चाहे आप वॉट लिखो चाहे आप जूल पर सेकेंड लिखो, दोनों ही 9 के हिसाब से आपकी बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो आई होप आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया हो। तो चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। जितने भी हमारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, सारे के सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।